वो घर में दाखिल हुई तो उबैदुल्ला सामने ही गुस्से में खड़ा नजर आया। कहाँ थी तुम? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे तुम्हारा यूं रातों में घर आना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? उबैदुल्ला के कहते ही अब्रिश ने एक ठंडी आह भरी। वो लापरवाही से एक नज़र उसे देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। तुम जवाब ना देकर क्या साबित करना चाहती हो? वो भी तेजी से सीढ़ियाँ फलांगते हुए ऊपर आया था। देखो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे तुम में लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो प्लीज़ कल सुबह बात करते हैं। अब्रिश रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। मुझे अभी बात करनी है अब्रिश, और तुम्हें करनी पड़ेगी बात। शोहर हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा मिजाजी खुदा। तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, समझी? अब्रू का बाजू झिंझोड़ते हुए वो सख्त लहजे में बोला था। ओफ, मसला क्या है तुम्हारा? वो अपना बाजू छुड़वाते हुए झुंझला कर इस्तफसार करने लगी। तुम हो मेरा मसला। कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ऑफिस जाना छोड़ दो, मगर तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। लोग मुझे ताने देते हैं, कहते हैं कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूँ। एक तो तुम्हारा बाप, ऊपर से तुम। मैं कितना भी कमा लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, लोग यही समझते हैं कि मैं तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो एक एक हर्फ चबा चबा कर अदा कर रहा था। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी फैक्ट्री छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाऊं, अपने इतने सालों की मेहनत सिर्फ तुम्हारे कुछ शराबी दोस्तों के तानों की वजह से छोड़ दूं? तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शादी के वक्त तुमने बाबा से खुद कहा था कि तुम मुझे काम करने से नहीं रोकोगे, फिर अब ये हर रोज ड्रामा क्यों? अब्रिश ने बड़ी मेहनत से अपनी काबिलियत पर परफ्यूम कंपनी खोली थी। उसे बचपन से ही परफ्यूम मेकिंग का बहुत शौक था, दीवानी सी थी वो खुशबुओं के पीछे। ड्रामा तो तुमने बना दिया है मेरी इज्जत का। हर रोज रात को एक नए लड़के के साथ कार में बैठकर चली आ रही होती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसके अल्फाज थे या नश्तर, पूरे वजूद में उसके अल्फाज की चुभन महसूस हुई थी अब्रिश को। एक्सक्यूज मी, मैं लड़कों के साथ नहीं, अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के साथ होती हूँ। पहले तो तुम अपनी इस छोटी और कंजर्वेटिव सोच का इलाज करवाओ। मुझे नहीं इल्म था कि तुम इतनी तकियानूसी सोच के मालिक निकलोगे। अब्रिश अपने पाकीज़ा किरदार पर लगे हुए ताने सुनकर गुस्से से बिफर उठी थी। तुमसे जब मैंने कहा था कि अपनी कंपनी और फैक्ट्रीज मेरे नाम कर दो, मैं सब संभाल लूँगा, तो तुमने इसीलिए मना किया होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो बाहर के चट मज़े लग गए हैं, है ना? और अब मैं सच बयान कर रहा हूँ तो तुम्हारे तन बदन में आग लग रही है। उबैदुल्ला एक निहायत लालची इंसान था। उसने अब्रिश से शादी सिर्फ मलिक साहब की जायदाद की खातिर ही तो की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अब्रिश पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो सारी जायदाद उसके नाम कर दे और खुद सुकून से घर बैठ जाए। जब अब्रिश नहीं मानी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। प्लीज़ इतना मत गिराओ खुद को मेरी नज़रों में कि फिर कभी ना उठ सको। अब्रिश ने भी एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ तरीके से अदा किया। क्या कहा तुमने? तुम अपनी जायदाद मेरे नाम नहीं करोगी? अब्रिश की बात सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई थी। 3 साल गुजर चुके थे शादी को, और इस दौरान उबैद ने हर मुमकिना कोशिश की थी अब्रिश को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उसकी जायदाद अपने नाम करने की, मगर अब्रिश कोई आम चिड़िया नहीं थी जिसे वो आराम से अपने पिंजरे में कैद कर सकता। उसकी हर कोशिश नाकाम हुई, जिसके सबब वो दिन ब दिन आपे से बाहर होता जा रहा था। हाँ, मैं नहीं करूँगी, मेरी जायदाद है ये, अब्रिश मलिक की, और मैं इसे कभी भी तुम जैसे लालची मर्द के हवाले नहीं करने वाली। बस अब्रिश का इतना कहना था कि उबैद ने ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद किया, और उस तमाचे की गूंज पूरे घर में गूंजी थी। उबैद के तमाचे की शिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए वो ज़मीन पर जा गिरी थी। उसका मुंह पास रखे गुलदान से टकराया, जिसकी वजह से नाक और मुंह से खून निकलने लगा। उस जालिम का हाथ था या पत्थर, वो पूरी जान से कांप गई थी। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। अब्रिश के नाक और मुंह से खून बहता देखकर वो फौरन घबरा कर आगे बढ़ा, मसनूई पछतावा चेहरे पर सजा कर गोया हुआ। हाथ मत लगाना मुझसे आज तक मेरे डैड ने बुलंद आवाज में बात नहीं की, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम। वो बोलते बोलते बेहोश हो गई। उस थप्पड़ का असर उसके जहन ने कबूल नहीं किया था। आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि नाक पर चोट लगने के सबब उसकी सूंघने की ताकत ज़ाया हो गई है, और साथ साथ उसे खुशखबरी भी दी कि वो उम्मीद से है।
पहला जुमला सुनते ही वो तड़प उठी थी। उसे दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड परफ्यूम की कंपनी की ऑनर बनना था। यही उसका हर लम्हे का ख्वाब था, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन उबैद ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी उस मजलूम जान पर। उसके सूंघने की ताकत ही छीन ली उससे। वो इस कदर तड़प रही थी कि मलिक साहब और फातिमा बेगम का कलेजा मुंह को आ रहा था अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हाल में देखकर। अबरिश ने उबैदुल्ला से खुला का मुतालबा कर दिया, साथ साथ मलिक साहब ने उसे जेल डलवा दिया। वो दिन रात अपने सेल को इस उम्मीद से तकती रहती कि आज शायद नदीम की कॉल आ जाए और वो उसे खुशखबरी दे कि वालिद साहब मान गए उसके और वो उन्हें लेकर वापस आ रहा है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। 5वां महीना स्टार्ट होते ही हानिया की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी। उसने 1 महीने से यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी थी, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिस मिल गया था, जिसमें उसे इत्तला दी गई थी कि अगर 75% हाज़िरी ना हुई क्लास में तो उसे इस साल डिग्री नहीं दी जाएगी। इस नोटिस की वजह से वो और परेशान रहने लगी। अच्छा खाना पीना ना होने के सबब वो दिन ब दिन कमज़ोर भी होती जा रही थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हानिया पानी का ग्लास उठाकर अभी 2 कदम भी ना चली थी कि उसका सर चकराने लगा। वो ज़मीं बोस हो गई। मीना और माहम तेज़ी से उसकी जानिब लपके। तुम ठीक तो हो? तुम्हें अस्पताल लेकर चलें? उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया गया तो वो होश में आई। माहम ने उसे देखते हुए फिक्रमंद लहजे में कहा, जिस पर मीना ने साफ इनकार कर दिया। एक बात कहूँ, हो सके तो घर चली जाओ। अब तुम्हारा हॉस्टल में रहना ठीक नहीं, इससे पहले कि तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठना शुरू हों। माहम के कहते ही वो दोनों हैरत से उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हें पता है? हानिया रूहान सी लहजे में बोली। हाँ, तुम्हारी हालत चीख चीख कर खुद बोल रही है। मुझे तो डर है कि कहीं औरों को पता ना चल जाए। उसके कहते ही हानिया शर्मिंदगी से पानी पानी होकर रोने लगी। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, मुझे तो खुद खबर नहीं कि मुझ पर क्या क़यामत टूट गई उस दिन। वो बिलक बिलक कर अपने किरदार की सफाई देने लगी। चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं 3 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, जानती हूँ कि तुम कितने मजबूत किरदार की मालिक हो। ज़रूर उस नदीम ने ही फंसाया है तुम्हें, तभी तो दुम दबाकर भाग गया है, तुम्हें इस हालत में मरने के लिए अकेला छोड़कर। उसकी आंखों में नदीम का नाम लेते वक्त शिद्दत से नफरत झलक रही थी। यार, मैं इस हालत में घर नहीं जा सकती, मेरे वालिदैन जीते जी मर जाएंगे। फिर तुम ही बताओ मैं किस मुंह से घर जाऊं? उसकी गम से निढाल हालत देखकर माहम और मुनीबा की आंखें भी अश्कबार हो गई। यही नतीजा होता है बॉयफ्रेंड्स बनाने का, तूबा सर्द लहजे में कहते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। बॉयफ्रेंड नहीं था वो मेरा, मंगनी की थी उसने मुझसे। कहो तो उसकी पहनाई हुई अंगूठी दिखाऊं? शादी का वादा किया था उसने मुझसे। तूबा के अल्फाज नश्तर की तरह दिल को चुभे थे। हानिया अपने वजूद में हिम्मत जमा करते उठ बैठी। बेवकूफ़ बना रहा था वो तुम्हें, और तुम बन गई। शादी का वादा किया था, शादी तो नहीं की थी ना। बेगैरतों की तरह बिन ब्याही माँ बन बैठी हो। तूबा के सख्त अल्फाज उस बेचारी मजलूम का दिल छलनी कर गए थे। तुम ठीक कह रही हो, सब मेरी गलती है। मुझे उस कमीने पर एतबार करके पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं जाती ना ये सब होता। वो तो खुद हर लम्हा अपने वजूद को कोसती, खुद को मलामतें करती, खुद की बेवकूफ़ी पर मातम करती कि क्यों उसने नदीम पर एतबार किया, क्यों गई वो उसके साथ पार्टी में। तूबा खामोश हो जाओ, सुन लेगा कोई। क्यों इस बेचारी की इज्जत को खाक में मिलाने पर आमादा हो? मुनीबा दबी आवाज़ में उसे समझाते हुए बोली। इज्जत? इन बिन ब्याही माँ बन जाने वालियों की कोई इज्जत नहीं होती। तूबा के लहजे में फ़कत नफ़रत का पहलू नुमाया था। उसके बुलंद आवाज़ से हकारत भरे अंदाज में कहते ही माहम उठ खड़ी हुई। अल्लाह का वास्ता है, चुप हो जाओ तुम, उसने मिन्नत भरे लहजे में धीमी आवाज़ में कहा। क्यों चुप हो जाऊं? ये गंदी अपना मुंह काला करके हमारे साथ रह रही है। इसे उस वक्त खुदा से डरना चाहिए था ना। अगर ये उस वक्त डर जाती तो आज इस हालत में ना होती। इसे ये गुनाह करते हुए ज़रा भी शर्म ना आई। तूबा के ताने सुनते ही मुनीबा खामोश न रह सकी। खुदा किसी के ऐब खोलने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए तुम भी खुदा का खौफ करो। जिस गुनाह पर अभी पर्दा है, क्यों उसे एलानिया बना रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता इसके किरदार पर उंगली उठाने का, ख़ास तौर पर तब जब तुम हकीकत से नाआशना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों पर। तुम दोनों इसके गुनाह पर बजाय मलामत करने के से सपोर्ट कर रही हो। तूबा इतराज़न बोली। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बेचारी बेकसूर है। मुनीबा अपने आंसू साफ करते हुए तूबा को देखकर कहने लगी। बेकसूर?
उफ, हाँ ये तो नन्ही मुन्नी है ना, पानी को मम मम कहती है। तूबा फौरन ही तंजिया जवाबी कार्रवाई करने लगी। तूबा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ चुप हो जाओ, बल्कि हो सके तो कमरे से बाहर निकलो। तूबा के नश्तर भरे जुमले हानिया को रूह तक तड़पा रहे थे। उसे फिर से चक्कर आने लगे, जिस पर वो अपना सर पकड़ने लगी। उसकी हालत बिगड़ती देखकर माहम इल्तजाइया अंदाज में दोनों हाथ तूबा के सामने जोड़ते बोली, ठीक है जा रही हूँ मैं, बल्कि आज ही मैं अपना रूम भी चेंज करवा लूँगी। मुझे नहीं रहना इस बेहया के साथ। और मेरी मानो तो तुम दोनों भी होश के नाखून लो। इसकी वजह से लोग हमारे किरदारों पर भी उंगलियां उठाएंगे, खामखा हमें भी इस गंदी लड़की की तरह गुमान करेंगे। तूबा ने हकारत भरी निगाह से हानिया के वजूद को तकते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, तूबा ने कड़वा कहा, पर सच कहा है। हानिया पर उठने वाली उंगलियां हम पर भी उठेंगी, क्योंकि हम इसकी रूममेट्स हैं। माहम तूबा के जाने के बाद सर पकड़कर अपने बालों की जड़ों में हाथ डालते बोली। परेशान होकर उन दोनों को वो देख रही थी। उसकी बात से मुनीबा भी मुत्तफिक थी। हानिया, बुरा मत मानना, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए बेहतर है और ना हमारे लिए। मैं किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती। मेरे वालिद बड़ी मुश्किल से फ़ीस अदा करते हैं मेरी पढ़ाई की। अगर तुम्हारे प्रेग्नेंट होने वाली बात यूं यूनिवर्सिटी में फैल गई ना, तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी निकाला जा सकता है, और हमारा ये आखिरी साल है। मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें हमारी मजबूरी भी समझनी चाहिए। मुनीबा ने नज़रें चुराते हुए हतमी अंदाज में कहा। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। उसका खौफ भी बजा था, मगर हानिया पर उसके जुमले क़यामत बनकर गुजर रहे थे। वो कैसे अपने वालिदैन के सामने जा सकती थी, और वो भी इस हालत में। वो आज अस्पताल का कहकर निकली थी। शहर की सबसे बुलंद इमारत की छत पर खड़ी थी। वो हर जज्बे से आरी खुदकुशी करने चल पड़ी थी। मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर देना, मगर एक इंसान का मरना 3 के मरने से बेहतर होगा शायद। मैं इस हालत में घर नहीं जा सकती। मेरे वालिदैन ये सदमा नहीं सह सकेंगे। मेरे पास कोई दूसरी पनाहगाह नहीं। मेरी एक बेवकूफ़ी सब कुछ तबाह कर चुकी है। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मैं तेरी और अपने वालिदैन की गुनाहगार हूँ, इसलिए ख़ुद को सज़ा दे रही हूँ। मुझ जैसी नापाक लड़की को मर जाना चाहिए, जो बेहया हो। बकौल तूबा के उसने खुदा से माफ़ी मांगकर आंखें बंद करके छलांग लगा दी। ओह, शुक्र है खुदा का। जिस लम्हे वो छलांग लगा रही थी, तभी वहाँ एक खूबरू नौजवान बोतल का कैन पकड़े छत के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसने हानिया को छलांग लगाते देखा तो कैन फेंककर बर्क रफ्तारी से उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो ही गया। हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब पूरी जान से खींचा था उसने, जिसके नतीजे में वो नाजुक सी लड़की उस पर आ गिरी। अगले लम्हे वो लड़का ज़मीं बोस हुआ था और हानिया उसके सीने पर बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। उस खूबरू नौजवान ने शुक्र अदा किया। पागल हो तुम, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, अक्ल से पैदल लड़की। ये कोई स्विमिंग पूल नज़र आता है तुम्हें जो इतने मज़े से छलांग लगा रही थी? शुक्र है खुदा का कि मैं वक्त पर आ गया, वरना तुम तो आज खुदा को प्यारी हो ही जाती, और पुलिस ने मेरे होटल पर केस बना देना था, और फिर मुझ मजलूम को जेल की चक्की पीसना पड़ती। और हानिया खुद को संभालते हुए उठ खड़ी हुई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था। वो खूबरू नौजवान अभी उसे डपट ही रहा था कि हानिया ने दर्द से चीख मारी। ओह, क्या हुआ? वो घबरा कर इस्तफसार करने लगा। दर्द हो रहा है बहुत तेज। वो तड़प कर अपना पेट पकड़ते हुए बोली। क्या? पेट में दर्द? अब मैं क्या करूं? उस लड़के के तो परेशानी से हाथ पांव फूलने लगे थे। वो परेशान होकर पूछने लगा, तुमने मुझे क्यों बताया? तुमने मुझे क्यों बचाया? बेवकूफ़, मैं नहीं तुम हो। वो दर्द में तड़पते हुए उस नौजवान को देखकर गुस्से से बोली, अरे अजीब पागल हो, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया अदा करने की बजाय लड़ रही हो। आजकल तो नेकी का ज़माना ही नहीं रहा उकाशा, पर नहीं, तुझे तो करनी थी। वो खुद को ही डपटता शुरू हुआ तो हानिया उलझकर उसे देखने लगी। वो एक बार फिर चीखी, और चीख कर दूसरे ही लम्हे ज़मीं बोस हुई। ओह हेलो, इसे क्या हो गया है? उकाशा उसे बगैर हाथ लगाए उसके पास बैठकर आवाज़ें देने लगा। उसे होश में ना आता देख मजबूरन वो उसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर तेज़ी से लिफ्ट की जानिब बढ़ा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी वाइफ इस कदर कमज़ोर हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कुछ खाने को ही नहीं देते। डॉक्टर ने हानिया का चेकअप करने के बाद उकाशा को सर से पाँव तक बगौर देखते हुए कहा। वो देखने में कोई अमीर लड़का मालूम हो रहा था, यही सबब था कि वो उस पर गुस्सा किए बगैर न रह सकी। मेरी वाइफ? उकाशा हैरत से आंखें फाड़ते हुए बोला।
और हानिया की जानिब देखा। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने उनकी ये हालत कर रखी है। प्रेग्नेंट? मेरी वाइफ? वो अपनी आदत के मुताबिक होंठों पर जुबान फेरते हुए उलझ कर बोला। लेकिन उसने डॉक्टरनी की गलत फहमी दूर नहीं की। इस लड़की के शोहर बनने का नाटक कर लो उकाशा, वरना कहीं किसी और मसले में ना पड़ जाओ। और साथ साथ दुआ करो कि तुम्हारे घर वालों को इस बात का इल्म ना हो, वरना ठीक ठाक क्लास लगनी है। उकाशा दिल ही दिल में हानिया को देखते सोचने लगा, सॉरी पर आगे से ख्याल रखूंगा, फिक्र ना करें आप। वो मुस्कुराते हुए डॉक्टर को एतमाद में लेने लगा, जिस पर वो गुस्से से उसे घूरते हुए बाहर चली गई। मेरी वाइफ? चलो मुबारक हो उकाशा, तुम्हें होटल में बैठे बैठे इतनी खूबसूरत वाइफ मिल गई। उकाशा मज़ाहिया अंदाज में बोला। उस अनजान लड़की की तरफ देखते हुए वो खुद ही मुस्कुरा दिया, जो उस लम्हे डॉक्टर की दी गई दवाई के ज़ेरे असर नींद की आगोश में थी। आराम से मेरी वाइफ। हानिया ने होश में आते ही उठने की कोशिश की थी। उसका सर अभी भी दवाई के असर में था। उकाशा उसके पास ही कुर्सी लगाकर टिक गया था। जैसे ही वो उठने लगी, फौरन ही उसे देखते हुए वो मुस्कुरा कर बोला, क्या? हानिया उलझी निगाह से तकते हुए बोली, जी, आप इस हॉस्पिटल में मेरी वाइफ के तौर पर एडमिट हैं और आपको भी ये ड्रामा एक दिन के लिए कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिस्मानी कमज़ोरी पूरे एक दिन और रात के लिए आपको और मुझे इस रूम में कैद कर चुकी है। डॉक्टर ने सख्त ताकीद की है कि आपको आराम करवाया जाए। वैसे तुम प्रेग्नेंट हो लड़की, फिर भी मेरे होटल से छलांग लगा रही थी, क्यों? क्यों दो जानों की दुश्मन बनी हो? उकाशा जानना चाहता है, प्लीज़ जवाब दो। अच्छा मजाक है, तुम्हें इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा नजर ही नहीं आ रहा? अजीब अकल से पैदल होने के साथ साथ अंधी भी हो क्या? उकाशा अपनी शान में खुद ही कसीदे पढ़ने के बाद मुंह बिसोर कर हानिया के चेहरे के करीब आकर कहने लगा, अच्छा, पर तुमने मुझे अपनी वाइफ क्यों कहा? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उसके नज़दीक आते ही हानिया ने अपनी गर्दन पीछे बेड की जानिब गिरा ली और प्लीज़ थोड़ा दूर होकर बात करो, वो लचकदार आवाज़ में बोली, जिस पर वो सीधे होकर बैठते हुए बोला, क्योंकि मैं किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता। था। एक दिन की तो बात है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बल्कि मैं तो अपने गार्ड को तुम्हारी तस्वीर भी दे दूंगा और सख्त ताकीद करूंगा कि इस लड़की को होटल के आसपास भी ना आने दिया जाए। वो आंखें दिखाने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा वाज़े झलक रहा था। रास्ता? कौन सा रास्ता? क्या करूं अब मैं? घर जाऊं या हॉस्टल? मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते कांटों से भरे हैं। वो दिल ही दिल में रंजीदा होकर सोचने लगी थी। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया कि क्यों छलांग लगा रही थी तुम, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसे तुम्हारी इस अक्लमंदी का पता भी है या नहीं? वो अबरू उचकाकर इस्तफसार करने लगा। मेरा हस्बैंड? वो तो मर गया। नदीम का वापस ना आना हानिया की नज़र में उसकी मौत ही था। उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज वो अपने वजूद को ख़त्म करने चल पड़ी थी। ओह, दुख हुआ सुनकर, मगर फिर भी खुदकुशी किसी चीज़ का हल तो नहीं है। और फिर इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, मगर ये बात याद रखो लड़की, रोज़े महशर तुम्हें इस नन्ही सी जान का भी जवाब दे होना है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इसकी जान लेने का। वो समझाने लगा तो उसका कहा जुमला कि रोज़े महशर जवाब दे होना है, हानिया को मारे खौफ के रूह तक तड़पा गया। वो बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई। मुझे खुदा के आगे जवाब दे होना है एक दिन, बस यही खौफ तो मेरी जान को खाए जाता है। अरे रोना तो बंद करो प्लीज़। उकाशा अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा। वो तरस भरी निगाह उस पर डालते हुए बोला, तुम नहीं कर सकते। इस वक्त मेरी मदद सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो कभी वापस नहीं आएगा, पता है मुझे। हानिया इतना कहकर फिर से रोने लगी। अच्छा चलो खामोश, इतना मत रो। तुम्हारी तबीयत पहले ही नासाज है, तुम यहाँ आराम करो, मैं सामने सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो कहकर उठ खड़ा हुआ। सुनो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इस वीआईपी रूम का बिल नहीं भर सकती। हानिया ने जब रूम की जानिब देखा तो उसकी नज़र कमरे में चलते एसी पर पड़ी, साथ साथ महंगे तरीन सामने रखे सोफे पर भी, जिसके सबब वो परेशान होकर शर्मसारी के आलम में उकाशा को देखकर कहने लगी, ओह, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई नहीं, मैं भर दूंगा, मगर उधार के तौर पर। बाद में मुझे ज़रूर वापस कर देना, ओके? मेरा उधार उतारे बगैर फिर से छलांग लगाने का सोचना भी मत।
मैं पैसों के मामले में किसी का सगा नहीं हूँ, समझी, उसने वार्निंग देते हुए कहा। तो हानिया मासूम सा चेहरा बनाकर इस बात में सर हिला गई। बेफिक्र रहो, मैं पैसे खाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं अपने वालिद की तरह बहुत खुददार हूँ, वो भरम से कहने लगी। उसका जवाब सुनकर उकाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी।